तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज़ विकारियस लाइबिलिटी. अब विकारियस लाइबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय विकारियस लाइबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय विकारियस लाइबिलिटी? विकारियस लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो कि किसी और ने टॉर्ट कमिट किया है, उसके लिए आप क्या बन जाते हो? जिम्मेदार बन जाते हो. जिम्मेदार बन जाते हो मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन टॉर्ट विच हैज़ बीन कमिटेड बाय सम अदर पर्सन, अनदर पर्सन. दिस अनदर पर्सन शुड हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन विथ यू, लाइक इन केस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट relationship, like in case of principal and agent wala relationship, like in case of partners of a partnership firm. Okay, that is what has been provided over here. Just go through it. Principal क्या है इसके, कैसे कैसे हो सकता है ये, on what modes or what ways the liability can take place. One is by ratification, having ratified through particular law, act or statute. Second is by relation, through standing of one person to another, by relation they share, जैसे master और servant. ठीक है. By abatement, having abated any tortious act committed by others. किसी और से आपने काम करवाया तो इन दैट केस उसको क्या करके मान लेंगे? अबेटमेंट करके मान लेंगे. सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ विकारियस लायबिलिटी? इन केस ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो है ना, उसमें तीन पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. पहला पॉइंट है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए. कैसा होना चाहिए रिलेशनशिप? एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मतलब वो टॉर्ट कमिट करने के पहले ही आपका रिलेशनशिप होना चाहिए ऑफ ए मास्टर एंड सर्वेंट, नॉट आफ्टरवर्ड्स. सो बिफोर द टॉर्ट हैज़ बीन कमिटेड देयर शुड बी एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. सेकेंड, द सर्वेंट हैज़ कमिटेड द टॉर्शियस एक्ट. This is the second point. And third point is act done during the course of employment. This is the most important point कि जो act है वो कैसा हुआ है? During the course of employment हुआ है. ये 3 points आपको कवर करनी पड़ेगी. ये 3 points are essential to ensure vicarious liability to the master in case of the torts committed by his servant. Clear है ये वाला part? तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं विकारियस लाइबिलिटी के. एक दिया है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप. मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप जो हम अभी डिस्कस किया है उसी को आगे इन्होंने कवर किया है. इसमें लाइबिलिटी जो होगी ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होगी. लाइबिलिटी कैसी होगी? जॉइंट एंड सेवरल मतलब द मास्टर इज ऑल्सो लायबल एंड द सर्वेंट इज ऑल्सो लायबल. मास्टर इज लायबल फॉर नॉट ओनली द एक्ट्स डन बाय द सर्वेंट बट ऑल्सो द एक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली ऑथराइज. इस चीज़ को ध्यान में रखना, केस स्टडी में बना के आ सकते हैं कि यहाँ पे जो अथॉरिटी दिया है मास्टर ने सर्वेंट को, दैट इज़ इररिलेवेंट as far as the servant is acting in the course of employment. ठीक है. ये पर्टिकुलर रूल का बेसिस क्या है? ये पर्टिकुलर रूल का बेसिस है दो मैक्सिम्स के बेसिस पे. रेस्पोंडिएंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, और दूसरा है क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से विच इज़ ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड टू डू इट हिमसेल्फ. ये दो मैक्सिम्स है जिसके बेसिस पे ये मास्टर एंड सर्वेंट वाला रिलेशनशिप के ऊपर विकारियस लाइबिलिटी का बेस्ड है. ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो दिस आर द टू मैक्सिम्स. So the next point is about principal and agent. Okay, the next relationship is about principal and agent. So wherever an agent does some act which is a tort act, like say for example agent commits some kind of a fraud, in that case the principal will also be liable. So any act which is done by the agent which is an act of tort, in that case the principal is also liable. So this is also based on the same maxim, that is the maxim called as Q facet per alium facet per se, which says one who acts through another is acting himself. So principal who is acting through his agent, he is actually acting himself, and he himself will be liable for the acts of the agent. Okay, so here one case law is also provided. Let us go to the module over here. Just a second. Here it is. So the module has given this case law known as Lloyd versus Grace Smith and Company. Lloyd versus Grace Smith and Company. Here the managing clerk of a firm of solicitors while acting in the ordinary course of business committed fraud
against a lady client by fraudulently inducing her to sign the documents and transferring the property in his own name. Okay, in his own name. He had done so without the knowledge of the principal, who was liable because the fraud was committed in the course of employment. So in case of principal or agent also, if the agent is working in the course of what he has been, in the course of agency or in the course of employment, then in that case the principal will be liable for the acts of the agent. So if you see this one, just check this one part where the agent commits a tort, the principal is liable. The case law name is Lloyd versus Grace Smith and Company. Okay, so I hope this point is also clear. Very simple point. Next point is in case of partners. In case of partners of a partnership firm, the tort committed by the partner in ordinary course of business, in ordinary course of business of the firm, then all the partners are jointly and severally liable. Okay, so any one partner, if there are say 3 partners in the partnership firm and any one partner has committed a tort in the course of the business of the firm, then in that case all the other partners will also be jointly and severally liable in that case for that particular tort. Okay, now the next point is employer and independent contractor. Now over here, employer and independent contractor. Who is an independent contractor? Independent contractor is a person who works on his own terms. Okay, you give him a particular job, the independent contractor will decide how he is going to do that job. So you cannot control his actions in doing that job. Okay, you pay him because he is mastered in the particular job and he will act as per his own will. Okay, so but in this case also what will happen is that generally the employer is vicariously liable for the act of the contractors, but in this case where it is an independent contractor, okay, the liability will not lie with the employer but with the independent contractor. There are some exceptions to this rule, but the rule is that employer is not liable for the torts of the independent contractor. Okay, let us go to the module and check the exceptions also. Just a second. Here it is. So what it is saying is that he is not liable for the torts for those who are his independent contractor. Okay, this part is clear. An independent contractor is one who works for another but who is not controlled by that other in his conduct in the performance of that work. That means he is independently working, he works as per his own terms and conditions. Okay, this definition shows that a person is a servant where the employer retains the control of the actual performance of the work. So wherever the employer has the actual control over the performance of the work, over there the employer will be liable. Okay, but wherever he does not have the control, that means he has given it to an independent contractor, then in that case the independent contractor will be liable. Okay, just remember this part and you will be fine with this particular concept. Now where employer is liable for the acts of the independent contractor, this is an exception to what we have read above. Okay, this is an exception. What is the exception? The employer is not liable merely because an independent director commits a tort in the course of his employment. The employer is liable only if he is himself deemed to have committed a tort. ठीक है, अभी डीम्ड टू हैव कमिटेड ए टॉट के 3 कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं या 3 तरीके दिए हुए हैं यहाँ पे. अगर इनमें से फॉल करेगा तो इन दैट केस एम्प्लॉयर विल बी लायबल. तो ये 3 क्या है? वेयर द एम्प्लॉयर ऑथराइजेस हिम टू कमिट ए टॉट. जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर ने खुद ने ऑथराइज कर दिया है कि तो ये टॉट कर सकता है, तो इन दैट केस एम्प्लॉयर विल बी लायबल. इन टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में, जहाँ पे कि जो ओनर है ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड अगर उसमें अननेचुरल यूज़ हो रहा है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? इन दैट केस द ओनर विल बी लायबल एंड नॉट द कॉन्ट्रैक्टर. वहाँ पे एक एग्जांपल या केस लॉ भी हमने करी थी जिसमें यही वाला कॉन्सेप्ट था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया था. आई थिंक रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में ये वाला पॉइंट कवर हुआ था. ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो एम्प्लॉयर विल बी लायबल. एंड द लास्ट वन इज नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने नेग्लिजेंस किया है तो इन दैट केस द एम्प्लॉयर विल ऑल्सो बी लायबल. ओके, सो
इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर लायबल फॉर कोलैटरल नेग्लिजेंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. वेयर द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ पे भी उसके अपॉइंटमेंट के लिए एम्प्लॉयर ने रीजनेबल केयर ड्यू डिलीजेंस किया है कि ये पर्सन फिट है, ये पर्सन परफेक्ट है, ये पर्सन मास्टर है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और फिर बाद में उसने अपॉइंटमेंट लिया, दैट मीन्स ऑल ड्यू केयर हैज़ बिन टेकन, ऑल रीजनेबल केयर हैज़ बिन टेकन, इन दैट केस एम्प्लॉयर विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. तो यही यहाँ पे यही दिया है, एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इफ़ ही हैज़ टेकन केयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. एक केस लॉ भी यहाँ पे दिया हुआ है, फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी. The owner of the lorry was held not liable when the third party's vehicle was damaged in consequence of the negligent repair of his lorry by the garage proprietor. इसका मतलब क्या है, समझो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने अपना जो लॉरी है, लॉरी मतलब ट्रक, उसने क्या किया था, सर्विसिंग के लिए दिया था या रिपेयर के लिए दिया था. ठीक है, रिपेयर के लिए किसको दिया था, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया था जो कि एक गैरेज प्रोप्राइटर है. उसका काम था कि इसको रिपेयर करके देना. अब उसने रिपेयर करके जो दिया वो उसने प्रॉपरली रिपेयर करके नहीं दिया, जिसकी वजह से जब गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए निकली तो वो किसी थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, उसने थर्ड पार्टी के साथ में एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया. तो इन दैट केस द ओनर ऑफ द ट्रक, द ओनर ऑफ द लॉरी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, इज़ नॉट लायबल बिकॉज ही हैड गॉट द सेम डैमेज रिपेयर्ड बाय द गैरेज प्रोप्राइटर हु वाज हायर्ड एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. तो यहाँ पे लायबल कौन हो जाएगा, यहाँ पे लायबल गैरेज प्रोप्राइटर हो जाएगा जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है. क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी. तो ये एक और केस हम लोगों ने कवर किया यहाँ पे, फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी 1923 का ये केस है. ठीक है, केस लॉ सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब पॉइंट जो केस लॉ के जो फैक्ट्स है और डिसीशंस है इनको याद रखना ज़रूरी है. आप इसको एज एन इलस्ट्रेशन करके भी लिख लोगे अपने एग्ज़ाम्स में तो भी ये कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स ही आपको कैरी करके देंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट्स और एम्प्लॉइज़. अब जहाँ पे भी सर्वेंट है या एम्प्लॉई है, इफ़ दे आर एक्टिंग, okay, and acting on behalf of the employer in the course of the employment and they conduct or they do some kind of act which is tortious, okay, tort commit करते हैं, तो in that case क्या हो जाएगा, in that case employer will be liable. ठीक है, तो यही पार्ट हम लोग देखते हैं. एम्प्लॉयर इज़ लायबल वेन एवर हिज सर्वेंट कमिट्स अ टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. ठीक है, एन एक्ट इज डीम्ड टू बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ़ इट इज़ डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ़ इट इज़, दो कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है. एंड रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए उसको ऑथराइज किया है, तो इन दैट केस एम्प्लॉयर इज़ लायबल एंड इट विल बी डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. और सेकंड क्या है, जहाँ पे भी एक रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर. तो कोई भी एक्ट करने के लिए वो एक्ट इन इटसेल्फ वाज नॉट रॉन्गफुल, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो रॉन्गफुल या अनऑथराइज था, जो कि एम्प्लॉयर ने क्या दिया है, ऑथराइजेशन दिया है. इन दैट केस भी क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर विल बी लायबल एज इट विल बी डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है. अच्छा, यहाँ पे भी एक केस लॉ दिया हुआ है, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड. ये वाले चैप्टर में आपको सारे केस लॉ, सारे एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की है कि आपको जो केस स्टडी एग्जाम पेपर में दिखेगा वो इसी मॉड्यूल में से ही दिखेगा, छाप के दिख जाएगा कुछ एक चेंजेस करके. ठीक है, तो कोई भी आप एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे. ओके, सो सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड. सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ड्राइवर ऑफ द पेट्रोल लॉरी था वो क्या कर दिया, उसने पेट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए, वाइल ट्रांसफरिंग पेट्रोल फ्रॉम द लॉरी टू एन अंडरग्राउंड टैंक एट ए गैरेज, स्ट्रक ए मैच, उसने क्या कर दिया, मैच बॉक्स लाइट कर दिया फॉर ए सिगरेट एंड देन थ्रू इट अलाइट ऑन दी फ्लोर. इसकी वजह से क्या हुआ, वो पेट्रोल पंप के इधर पेट्रोल जहाँ पे स्टोर किया था वहाँ पे वो अलाइट हो गया और वो एक्सप्लोजन हो गया. एन एक्सप्लोजन एंड ए फायर एंश्योर्ड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड एम्प्लॉयर्स लायबल फॉर द डैमेज कॉज्ड फॉर ही डिड द एक्ट in the course of carrying out the task of delivering petrol. It was an unauthorized way of doing what he was employed to do. तो ये कौन से वाले पार्ट में है, ये सेकंड वाले पार्ट में है. ए wrongful and unauthorized mode of doing
सम एक्ट ऑथराइज बाय द एम्प्लॉयर, उसको ट्रांसफ़र, पेट्रोल ट्रांसफ़र करने का काम तो ऑथराइज किया था, लेकिन वो करने का जो तरीका है वो अनऑथराइज मोड या रॉन्गफुल मोड से उसने किया, बट वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया, एंड हेंस एम्प्लॉयर विल बी लायबल। क्या इसमें गलत किया उसने? जो पेट्रोल जो ट्रांसफ़र किया था, जहाँ पे स्टोर किया था, वहीं पे उसने क्या कर दिया, अपना सिगरेट लाइट करके फेंक दिया, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ, और इन दिस केस इट वॉज डिसाइडेड दैट द एम्प्लॉयर इज लायबल। ये क्लियर हो गया? केस लॉ का नाम क्या है? सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अभी यहाँ पे 2-3 और केस लॉज दिए हुए हैं। एक पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में एक है, दिन भाई आर वाडिया एंड अदर्स वर्सेस फारूक मोबेजना एंड अनदर। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेटेड दैट प्रिंसिपल में बी हेल्ड लायबल फॉर द फ्रॉड और एनी अदर इलीगल मैलिफाइड एक्टिविटी कमिटेड बाय द एजेंट वेल विद इन हिज अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के अंदर रहते हुए उसने कोई फ्रॉड किया, कोई मैलिफाइड एक्टिविटी किया, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? इन दैट केस द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, और एक केस लॉ यहाँ पे दिया है, लक्ष्मी नारायण राम गोपाल एंड सन्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद। ये आप एक बार पढ़ लेना, इसको मैं होमवर्क करके मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप के ऊपर के एक केस लॉ है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है विकारियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। सो विकारियस लाइबिलिटी में हम लोगों ने ये 5 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर करी। कौन से कवर करी? एग्जांपल्स के तौर पे प्रिंसिपल और एजेंट, सेकंड वाज पार्टनर्स वाला पार्ट, थर्ड इज मास्टर एंड सर्वेंट, फोर्थ इज मास्टर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, और यू कैन से एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एंड द लास्ट वन वाज लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ सर्वेंट और एम्प्लॉयज़। तो ये सारे पार्ट्स हमने कवर किए। इसके निटिग्रिटीज़ भी हमने देखे। काफ़ी अच्छे से इनको पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में विकारियस लाइबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? विकारियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। इस पे आने के पहले आई वुड नाउ स्टॉप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर, एंड जो बैलेंस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, please do subscribe, like and share this video with your friends. Subscribe to the channel because that gives me the motivation to continue uploading content on the YouTube. So that's it for this particular lecture. Bye, see you.